नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, आज हम देखें कि कौन-सी ऐसी संस्थाएँ हैं, जो नहीं चाहेंगे कि मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने 2024 में। उसमें दोस्तों सबसे पहले जो आता है वो चाइना है। उसका कारण क्या है? 2-3 कारण चाइना के लिए हैं। उसमें से सबसे पहला कारण है भारत जिस तरह से भारत मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे देश जो पहले चाइना पे कंप्लीटली निर्भर थे अपनी सप्लाई चेन्स के लिए, वो अब धीरे-धीरे कहीं न कहीं भारत को एक एज़ एन अल्टरनेटिव देखने लगी हैं, ठीक है? उसके बाद जो है भारत जिस तरह से अपनी तीनों सेनाओं को मॉडर्नाइज़ एंड वेपनाइज़ कर रहा है, वो भी कहीं न कहीं चाइना के जो फ्यूचर प्लान्स थे उसको उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। उसके बाद चाइना भारत का जो रुख है सीपैक को लेकर, उसकी वजह से भी चाइना को काफ़ी परेशानी हो रही है। चाइना पहले जिस तरह से धीरे-धीरे करके भारतीय इलाकों को कैप्चर कर रहा था, तो वो भी अब वो नहीं कर पा रहा है। तो चाइना एक हो गया, उसके बाद दूसरा है आपका जॉर्ज सोरोस और उसकी जैसी ऑर्गनाइज़ेशन, जो पहले भारत में एनजीओज़ को फंड करके उनसे अपना मनचाहा प्रोपेगेंडा एंड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट से बनवा लिया करती थी। बेसिकली ये जो एनजीओज़ थे इनको एज़ अ प्रेशर ग्रुप यूज़ किया जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका आपका आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान इसलिए क्योंकि पिछले 9 साढ़े 9 साल में जो भारत ने या फिर मोदी ने जो पाकिस्तान का जो हालत ख़राब कर दिया है, जिस इकोनॉमिक गड्ढे में गिरे हुए हैं वो, ठीक है? उससे निकलने के लिए उनको कहीं न कहीं भारत का साथ चाहिए होगा और उसके लिए उन्हें एक ऐसी सरकार चाहिए होगी भारत में जो उनसे सिम्पैथी रखती हो। ठीक है। तो जब तक मोदी हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान इस अपनी हालत से निकल पाएँगे। उसके बाद आता है दोस्तों इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन या फिर पीएफआई बोलें या फिर रेडिकल इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशंस। ये जिस तरह से भारत में कन्वर्जन या फिर जिस तरह से जो रेडिकलाइज़ेशन कर रही थी, उसको पीएफआई के बैन के बाद में और उससे रिलेटेड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ईडी, सीबीआई और एनआईए ने किया है, उसकी वजह से वो कहीं न कहीं उनको काफ़ी बड़ा झटका लगा हुआ है। और अगर मोदी दोबारा आते हैं, तीसरी बार आते हैं, तो वो काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित होंगे और उनको वापस खड़े होने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री दोस्तों, फार्मा इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों बेसिकली जिसमें कि बड़ी-बड़ी जो फार्मा कंपनीज़ हैं, वो भारत में जो डॉक्टर्स हैं या फिर हॉस्पिटल्स हैं, उनको प्रेशराइज़ करके या फिर उनको कमीशन ये सब दे वो के वो डॉक्टर्स को बोलते थे कि भाई आप हमारी ही मेडिसिन्स लिखिए, ठीक है? तो उसमें क्या होता था कि वो जो दवाइयाँ लिखी जाती थी, वो काफ़ी कॉस्टली होती थी और जिस तरह से भारत ने पिछले कुछ सालों से ठीक है जेनरिक मेडिसिन्स को प्रमोट किया है, उससे कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री को भी काफ़ी बड़ा धक्का लग रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो खालिस्तानी मूवमेंट लग रहा है कि काफ़ी सालों से पिछले कुछ सालों से जानबूझ के उसको उठाया जा रहा है, ठीक है? तो वो भी कहीं न कहीं ऐसा है कि जब तक मोदी हैं, जिस तरह से मोदी सरकार ने कनाडा, ठीक है, यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट को मजबूर किया है या फिर ऑस्ट्रेलिया को भी मजबूर किया है कि जो जो खालिस्तानी हैं, उन पे एक्शन लिया जाए। तो खालिस्तानी भी कम से कम ये नहीं चाहेंगे और खा एक और बात है खालिस्तानी और पाकिस्तानी दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान सही है तो खालिस्तान स्ट्रॉन्ग रहेगा या फिर अगर पाकिस्तान वीक पड़ रहा है तो कहीं न कहीं खालिस्तान को स्ट्रॉन्ग करके पाकिस्तान अपने जो है काम जो पहले जो जिहादी और टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन को भेजकर करता था, वो अभी उससे नहीं हो पा रही है। उसके बाद में ऐसे करप्ट लोग या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस जो हैं, वो नहीं चाहते हैं कि भई चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन में हो, पहले जो मंत्री बनता था वो खूब मलाई खाता था, ठीक है ना? अब वो कहीं न कहीं मोदी ने जिस तरह से डिजिटलाइज़ेशन किया गया है और या फिर डायरेक्ट टू अ बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उससे जो करप्शन हुआ करता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, ठीक है? उसके बाद ऐसी विपक्षी पार्टियाँ जो हैं, जो कि फैमिली ओरिएंटेड हैं, चाहे आप लालू मान लीजिए, चाहे केसीआर मान लीजिए, चाहे स्टालिन मान लीजिए या फिर सबसे बड़ा अगर आप नाम लेना ही चाहते हैं, तो आप गांधी परिवार को मान लीजिए, ठीक है? बेसिकली क्या था कि गांधी परिवार एक तरह से सम्राट की तरह था, ठीक है? और उसके नीचे जो थे छोटे-छोटे लालू और ये
आप कह सकती हैं छोटी-छोटी रियासतें थी, ठीक है? मोदी ने आने के बाद स्लो एंड स्टेडी पेस में करप्शन के खिलाफ काफ़ी सारे काम किए हैं। अगर आप एक डेटा आया था कुछ समय पहले कि जो ईडी थी, ठीक है? मोदी के आने से पहले उन लोगों ने जो टोटल जो पैसे सीज़ किए थे या फिर जो रेड्स मारी थी, वो सिर्फ़ और उस रेड से जो पैसे-वैसे जो भी रिकवर हुए थे, वो साढ़े 4,000 करोड़ या 3,000 करोड़ के करीब थे। और जब से मोदी आए हैं, तब से वो करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुका है वो, रिकवरीज़ हुई हैं, ठीक है? तो ये अपने आप में बताता है कि ऐसे लोग कतई नहीं चाहेंगे कि मोदी दोबारा आ जाए। अगर वो आ जाता है तो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि इन लोगों के चाहने और ना चाहने से मोदी दोबारा मुख्य प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन ये लोग जैसे-जैसे ये 2024 का चुनाव आ रहा है, वो नैरेटिव काफ़ी स्ट्रॉन्गली बनाएँगे, ठीक है? आप जगह-जगह देखेंगे आप हिंदू-मुस्लिम के अ, होगा या फिर आप देखेंगे कि अ, एक नैरेटिव बनाएगा, चाहे आप जातिवाद का मुद्दा देखेंगे, वो काफ़ी गरमाएगा, ठीक है? इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे मुझे लगता है कि ये आपका जातिवादी वाला जो है और ये हिंदू-मुस्लिम वाला जो 2 ऐसे प्रिंसिपल मुद्दे रहेंगे विपक्ष के पास, जिसको लेकर जो है अ, वो मोदी को घेरना चाहेंगे और मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि वो इन सारे मुद्दों में उलझें क्योंकि उनका उनका जो विज़न है वो काफ़ी क्लियर है और वो काफ़ी अच्छे से उस पे काम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और आगे फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे दूसरे मुद्दों पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।